प्रीति शुक्ला, मैं प्रीति शुक्ला आयोजकों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति के साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य करता है। फाउंडेशन की गतिविधियाँ भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों में लगातार चलती रहती हैं। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा अपने लोग हमारी सोच को बढ़ावा देने वाली पहल से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन लेखकों, कलाकारों के साथ ही कई बार उदीयमान लेखकों को भी उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, द राइट सर्कल और आखर जैसे आयोजन भी करता है। हमें खुशी है कि कलम फरीदाबाद के आज के इस सत्र में हमारे अतिथि हैं कथाकार, अनुवादक, व्यंग्यकार सिनीवाली शर्मा जी। मनोविज्ञान से एमए की डिग्री हासिल करने वाली हमारी सिनीवाली शर्मा जी अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी की रचनाकार हैं। आप हाल ही में अद्भुत कथा शैली में लिखे गए अपने उपन्यास हे की सुकन्या अकथ कथा के साहित्य में धूम मचाए हुए हैं। यह उपन्यास अपनी भाषा, कथानक वर्णन के साथ ही साथ पौराणिक काल के एक सुंदर स्त्री के संघर्ष और नैतिक विजय की कथा है। इस उपन्यास से पहले सिनीवाली जी ने अपनी कहानी संग्रहों हंस अकेला रोया और गुलाबी नदी की मछलियाँ से अपनी प्रतिभा का लोहा पहले भी बनवाया है। आपने व्यंग्य भी लिखे हैं और कुछ अनुवाद भी किया है। अब मैं और अधिक समय न लेते हुए आपसे संवाद के लिए निधि जिंदल गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वास्थ्य और आध्यात्म निधि जी के प्रिय विषय हैं और सामाजिक विसंगतियाँ इनके लिए हमेशा ही निशाना रही हैं। इन विसंगतियों पर इनकी पैनी दृष्टि है। आप पेशे से उद्यमी हैं तथा सन 2017 में मिसेस इंडिया का ताज धारण कर चुके हैं। क्या करना चाहूँगी प्रभा खेतान फाउंडेशन का, ह्यूमेन फाउंडेशन का और बुक्स एंड बियॉन्ड से श्वेता अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे इस गौरवमय कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का मौका दिया। शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी हिंदी कविता का, जी हाँ, मैं कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, हिंदी कविता का एक छोटा सा अंश साझा करना चाहूँगी। पसंद आइएगा तो कुछ तालियों से बताइएगा मुझे। सब उतना ही अधूरा है तेरे बिना, जितनी के तू खुद है अपने सपनों के बिना। बुझा दिया रोशन नहीं करता, ये खुद को याद दिला। आज तू मिलेगी ना जब उसे शीशे में, तो जा खुद की पहचान उससे करा। जो करा दी तूने उससे खुद की पहचान, तो खुद ब खुद खुल जाएंगे पंख तेरे भरने को उड़ान। पर पहले खुद की मुलाकात खुद से कराना होगा और जमाने से पहले खुद को अपने रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। दोस्तों, हेती एक व्यक्ति विशेष की कहानी, पहचान से और त्याग से। ये कहानी है खुद को खो के भी ढूंढ लेने की। मैं सिनीवाली जी का अभिनंदन करती हूँ और उनके नए उपन्यास हेती के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। क्या एक बार हम तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं सिनीवाली जी, आपका स्वागत है बुक्स एंड बियॉन्ड के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप हमें अपनी लेखन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर बुलाने के लिए। और निधि जी इतना अच्छा बोलती हैं कि बस सुनते रहने का मन करता है। तब से मैं सुन रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं कार्यक्रम के लिए तो बिल्कुल नहीं आई, मैं भूल गई। अभी मुझे याद आएगा। अच्छा, तो खैर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप सभी यहाँ पर हैं। तो मैं लेखन यात्रा के बारे में मैं थोड़ा भी याद करते हुए बचपन में जाती हूँ।
और जब मैंने आंखें अपनी खोली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास साहित्य का ही वातावरण था। मेरे दादाजी आचार्य श्री बालक राय वाल्मीकि रामायण पर उनकी सबसे पहली आलोचनात्मक पुस्तक है, और दिनकर जी पर, कबीर पर, जयसी पर, तुलसी पर वो उनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो मैंने उसी माहौल में आंखें खोली, और जब भी वो किताब लिखते थे तो मुझे सुना दिया करते थे। 4-5 साल की उम्र में समझ तो कुछ नहीं आता था, तो पिताजी कहते भी थे ये क्या समझेगी, तो वो कहते थे कि सुनने दो इसको, जो जाना है इसके अंदर जाने दो। फिर कोई शीर्षक किताब का रखते थे तो 10-15 नाम चुनकर मुझे सुनाते, तो पूछते कि कौन सा अच्छा लगा, तो जो सुनने में अच्छा लगता था मैं वो बताती। तो किसी ने पूछा कि इससे क्यों पूछते हैं, तो बोले इसको अभी समझ नहीं है, इसको जो सुनने में मधुर लगता है वो पकड़ती है और बताती, और शीर्षक ऐसा ही होना चाहिए जो सुनने में आकर्षक हो, अच्छा लगे, और बच्चे से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो यही माहौल था। मैं छोटे शहर, बड़े शहर, गांव सब में लगातार रहना मेरा हुआ। उस समय मैं गांव में रही और मैंने किसान का जीवन बहुत करीब से देखा। मेरे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, और मेरी बुआ कोई मनोविज्ञान, कोई संस्कृत, सबकी प्रोफेसर हैं, सब हैं, और मेरे दादाजी प्रोफेसर, प्रिंसिपल और विद्वान संस्कृत के माने जाते हैं। तो गांव में जब मैं रही तो आसपास की परेशानियां मैं बहुत करीब से देख रही थी, लेकिन एक घटना थी कि अनाज पूरा तैयार हो चुका था, और ये बात हालांकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ फिर भी, तो मशीन भी लग चुका था जिसको कि दमाही कहा जाता है, प्रेमचंद जी की इसका प्रयोग करते हैं शब्द का। तो बहुत भयंकर बारिश हुई और सारा अनाज खत्म हो गया, और जो 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार बहुत आएंगे साल भर में, जो सबका सब खत्म हो गया। कुछ लोगों का अनाज तैयार हो गया था, तो जिनका नहीं हुआ और जिनकी मशीन लगी थी वो उनके यहाँ जाके लड़ने लगे कि अगर पहले कर देते तो शायद मेरा हो जाता। तो बहुत लड़ाई हुई, लेकिन अनाज तो आया नहीं वापस। तो उस समय मेरी उम्र 13-14 साल की होगी। फिर कॉलेज हुआ, हॉस्टल में रही, गाँव आना जाना चलता रहा। मेरी शादी हुई, कुछ समय फिर मैं गाँव में थी, कुछ समय के लिए वही बारिश फिर हो गई, और फिर उसी तरह से सारा अनाज खत्म हो गया। और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दशहरा में थोड़ा सा कोई 150-200 का फ्रॉक चाहिए होता है, या बहुत सारी ज़रूरतें हैं, सभी खत्म हो गए। इस घटना ने मुझे जगाया, और इससे पहले मैं लिखती थी, थोड़ा बहुत लिख लिया या कुछ कहानी लिख ली, लेकिन बहुत खास नहीं था। लेकिन उस रात मैं नहीं सो पाई। मुझे लगा कि मतलब ये दिख रही है छोटी सी बात, लेकिन कितने लोग ये 100-50 के लिए परेशान हैं और किसी की नज़र नहीं जाती है। तो मैंने कहानी लिखना शुरू किया। हालांकि उसके पहले 2-4 कहानी लिखी थी, लेकिन किसानों के ऊपर मेरी कहानी आने लगी, और उस बार मेरी कहानी लम्हे में छपी, सबसे पहले कहानी, और उस पर दूधनाथ जी का फ़ोन आया था, और मुझे उन्होंने पूछा था कि तुमने ये खोइछा शब्द का प्रयोग किया है, तो ये तुम हो कहाँ की तो मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ। तो खैर कहानियाँ मैं लिखने लगी। फिर अभी भी गांव में श्राद्ध कर्म होता है और बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है, लोग कर्ज लेकर करते हैं, तो उस पर मेरी कहानी आई, हंस अकेला हो गया। और फिर अधजली और कई सारी कहानियाँ आई, और धीरे धीरे रास्ता बनने लगा। लेकिन मुझे कुछ अब नया करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। अक्सर मुझे जब कुछ करना होता है तो एक बेचैनी होती है, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है। जैसे मुझे लेखन में आना था, तो घर में सबका दबाव था कि सभी कॉलेज में हैं, तो स्वाभाविक है कि तुमको भी जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप ग्रामीण कवि अपनी जो कहानियाँ लिख रहे थे, फिर उसके बाद क्योंकि आपको कुछ अलग करना था, तो आपने सोचा कि अब मैं कुछ अलग लिखती हूँ, और आई थिंक उसके बाद उसी दौरान हेती का शायद जन्म हुआ। नहीं, इसमें भी छोटी सी घटना हो गई। अच्छा। मैं बेचैन होकर सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, और मैंने शादी तो बहुत सारी ऐसी पहले देखी थी जहाँ या तो पति पिस रहा है या पत्नी पिस रही है, या फिर दोनों किसी तरह से परेशान हैं। लेकिन 1-2 शादी मेरे सामने हुई, और मैंने देखा कि ओह, शादी ऐसी होती है, और पुरुष का ऐसा शोषण होता है शादी में। फिर एक संयोग से दूसरी शादी में मैंने लड़की का भी शोषण देख लिया, तो मुझे लगा ये शादी होती क्यों है, कि बच्चे हो गए, चलो ठीक है, एक सामाजिक सुरक्षा है, चलो ठीक है, लेकिन जिन दोनों की शादी होती है उन्हें मिलता क्या है। उसी टाइम में मैं महाभारत, जो मेरी घरेलू लाइब्रेरी है, मैं किताब पलट रही थी, तो मेरी नज़र सुकन्या पर गई। तो च्यवनप्राश का बहुत महत्व है
ख़ास करके मैं गांव का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने गांव बहुत करीब से देखा है कि अगर वहाँ बुज़ुर्गों को ठीक से दवाई ना भी मिले तो चलता है, सेवा ठीक से भोजन भी ना मिले तो चलता है, लेकिन एक डबल च्यवनप्राश उनका 6 महीने चलता है और ये भरोसा दिलाता है कि च्यवनप्राश खा के ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि च्यवन ऋषि तो इससे युवा नहीं हुए, कहानी तो महाभारत में है और बिल्कुल अलग कहानी है, और जिस तरीके से इनका आँख फोड़ा गया वो कहानी भी महाभारत में है। तो मुझे लगा कि ये सुकन्या जो है, फिर मैंने रिसर्च किया तो देखा कि सुकन्या एक अबला सी लड़की है, उसके साथ जो भी हो गया वो बहुत स्वीकार लेती है, उसके पास कोई ना प्रश्न है ना कोई दुख है ना कहने का कुछ है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़की का अचानक से शादी हो जाए उस वृद्ध से और वो चुप रहे और वो पतिव्रता बन के पूरा जीवन गुजार दे। तो इसी पर मैंने यह को सोचा। तो इसमें हम जो महर्षि च्यवन है और जो सुकन्या है, जो हमारे नायक और नायिका हैं, इन्हें जैसे आपने बोला कि आपको प्रेरणा भी वहाँ से मिलती है जब आपने देखा कि शादी में क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या विवाह में केवल शोषण होता है और शोषित सिर्फ स्त्री ही होती है? इसके बारे में आपके क्या विचार है? और होता ही आया है, जब बेमेल शादी होती है तो बहुत बार वो दर्द दिखता नहीं है क्योंकि पति पत्नी वो किसी तरह बाहर मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उनके भीतर का जो कष्ट है कोई एक तो पक्का मर रहा होता है। तो ये बेमेल शादी की समस्या है जो सुकन्या के साथ हुआ। बिल्कुल। तो ये हेती लिखने के लिए आपकी जो प्रेरणा थी वो आपको आपके आसपास से मिली, लेकिन इसका शीर्षक हेती ही क्यों चुना आपने? बिल्कुल, हेती का अर्थ होता है आग की लपट, और सुकन्या जो है अगर आप उपन्यास जब भी पढ़ेंगे तो वो उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो एक जज्बा है उसके भीतर, वो आग की लपट बन के उभरती है। वो पूरे राज्य के सामने, अपने पिता के सामने, प्रजा के सामने, महर्षि के सामने अकेली है, कोई उसके साथ नहीं है। अगर उसके साथ है तो सिर्फ उसका आत्मबल है, और वो उसी आत्मबल के सहारे सबसे बड़ी बनती है, सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती है। तो और इसका 4-5 बार शब्द का उपयोग हुआ है अलग अलग संदर्भ में। महर्षि के लिए भी है कि महर्षि के लिए हेती कैसे उपयोग हुआ इस शब्द का, महारानी के लिए भी है। अगर आप बुक पढ़ेंगे या आपने पौराणिक महाभारत में पढ़ा होगा तो आप जानेंगे सुकन्या और महर्षि च्यवन के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि सुकन्या का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ, वो राजकुमारी की तरह पली बड़ी। उसके बाद उनकी, जैसे जो हम बेमेल शादी की बात करते हैं, तो एक किसी कारणवश उनको महर्षि च्यवन से उनका विवाह कर दिया गया। उसके उपरांत हम देखते हैं कि आगे जाकर जीवन में उन्होंने एक वैद्य की तरह जीवन बिताया। तो उनके राजकुमारी से लेके इस वैद्य के सफर के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? सुकन्या की शादी जबरदस्ती हुई, ये तो सबको पता है, लेकिन जब सुकन्या छोटी थी, जैसा कि मैंने उपन्यास में दिखाया है, तो उनके पितामह एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुए और वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे थे। तो कोई जंगल में रहने वाले आए तो उन्होंने आंवला का प्रयोग किया उनके ऊपर, तो वो ठीक हो गए। तो सुकन्या को लगा कि आंवला में ऐसा क्या है, तो उसकी रुचि आयुर्वेद के प्रति हुई और उसने राज्य वैद्य से आयुर्वेद की थोड़ी बहुत शिक्षा शौक के रूप में ली। लेकिन जब वो बन जाती है और ऋषि एक बार, दोनों में बातचीत नहीं होती, एक ही घर में है लेकिन कोई बातचीत नहीं है, तो एक दिन ये याद कर रही होती है कि बारिश का मौसम है और इसका जो इसका अपना बैभराज वाटिका थी राजकुमारी की, उसमें इसने बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए थे, पशु पक्षी थे। तो एक बार एक हिरणी गर्भावस्था में थी और उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो इसने ही कुमार भृत्या की शिक्षा होती है, तो उसके माध्यम से समय पूर्व ही प्रसव कराया था। तो इसे याद आ रहा था कि अब जो वहाँ पे सब होंगे, हालांकि राज्य वैद्य हैं या और भी वैद्य हैं जो भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, और मेरे पास जो ये गुण है वो तो ऐसे ही बेकार जा रहा है, तो मेरा जीवन तो निरर्थक है क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। तो उसी समय महर्षि कहीं चक्कर खा के गिर पड़ते हैं और ये जाती है, देखती है, तो इसके मन में सवाल आता है कि मैं क्यों उनकी सेवा करूँ जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन उसी टाइम सुकन्या जो उसके भीतर है, दूसरी सुकन्या कहती है कि नहीं, मेरे अंदर वैद्य है, मैं वैद्य हूँ, और मेरे सामने कोई भी रहे तो मानव धर्म है मेरा, वैद्य धर्म है मेरा कि पहले मैं उसकी दवाई करूँ। तो
तो वो उनको जाके उठाती है। फिर धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर इन्हें मतलब धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य लाभ होने लगता है और आगे जाकर जब जंगल के लोगों को पता चलता है कि तो फिर इनकी जो चर्चा है दूर दूर तक होने लगती है सबकी सेवा। जब एक औरत अपनी शादी में या अपनी ज़िंदगी में नाखुश होती है या कोई भी इंसान अगर वो खुश नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो इच्छा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की अपना हम जिसको पर्पस बोलते हैं वो खो देता है अपनी ज़िंदगी में। तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी धर्म निभाने के नाम पे बहुत सारी औरतें अपना अस्तित्व खो देती हैं? हाँ, धर्म से तात्पर्य मेरे हिसाब से दो अलग अलग है। एक तो है कि बहुत सारा पूजा पाठ है तो पास, दूसरा है घर की जिम्मेदारी, कर्तव्य। बिल्कुल, हाँ, कर्तव्य। तो जैसा महिलाओं का पालन पोषण अभी भी बहुत हद तक होता है कि वो अगर अपने घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा वक्त मिला तो व्रत उपवास में उनका टाइम निकल जाता है। और अगर कुछ महिलाएं नहीं भी करना चाहती हैं तो सामाजिक दबाव बनता है कि करना ही करना होता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो प्रतिभा है या उनका जो अपना जीवन है अपने हिसाब से नहीं चल पाता, तो प्रभावित तो होता है। लेकिन अब अच्छा ये है कि महिलाएं अब ये समझने लगी हैं और अपने हिसाब से धीरे धीरे अपना जीवन जीने भी लगी हैं। बिल्कुल, और शायद ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जब आप खुद को खुश रखते हो तभी आप अपने परिवार को भी, हम बोलते हैं, आप खुश रख सकते हो। लेकिन सनावारी जी एक बात बताइए, हमारे देश में अरेंज मैरिज एक बहुत आम बात है और कुंडली मिलवाना तो शायद उससे भी ज़्यादा आम है। यहाँ पर लड़का और लड़की जिनकी शादी हम करने की सोच रहे हैं उनकी अनुकूलता, जिसको हम इंग्लिश में कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, उसको आपको क्या लगता है कितना महत्व उसको दिया जाता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया जाता। अभी भी अरेंज मैरिज में सबसे पहले देखा जाता है कि आर्थिक पक्ष मजबूत हो और वो पूरे जीवन सुरक्षित रहे जी। लेकिन लड़के का स्वभाव, लड़की का स्वभाव क्या है, या एकाध मुलाकात में शायद मुझे नहीं लगता है कि समझ पाते होंगे गहराई से कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं भी या नहीं हैं। शादी हो जाती है और प्रेम विवाह में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम आकर्षण में आ जाते हैं, बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद पता चलता है कि अरे ये तो गलत डिसीजन था हमारा। तो ये समस्या दोनों शादी की आती है। तो हाँ, लेकिन अब महिलाएं और पुरुष दोनों मैच्योर हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं डिसीजन से पहले, और थोड़े अब जो माँ पिता हैं वो भी थोड़ा इस मामले में देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं इस ओर से। बिल्कुल। हमें एक बात बताइए, एक सुकन्या है जिसके बारे में मौलिक रूप से लिखा गया है, महाभारत के हम अपने पौराणिक कथाओं में देखते हैं, और एक सुकन्या को हमने हेती के जरिए जाना है आपके दृष्टिकोण से। इन दोनों में क्या अंतर है? जब मैं उपन्यास लिखने का मैंने सोचा तो सबसे पहला हुआ कि सुकन्या के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले तो महाभारत था। उसमें या जहाँ भी मैंने पढ़ा देखा तो उसमें सुकन्या के पास अपने शब्द नहीं हैं। कहीं कहीं तो मैंने ये भी पढ़ा और हंसी भी आई कि सुकन्या उनका पैर दबा के पूछती थी कि खाना खा लें अपने हस्बैंड से, फिर खा के वो सोती थी। मतलब इस हद तक कि उसका अपना तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने देखा कि जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिस लड़की के साथ ऐसा होगा वो कैसे सहज रहेगी और कैसे रह भी पाएगी वो। तो मेरी जो सुकन्या है ये चुप नहीं रहती है। जब ये घोषणा करते हैं ऋषि की मैं शादी करूँगा इससे उनके पिता के सामने, तो ये सबसे प्रश्न करती है, प्रजा से भी करती है, राजा महाराजा ऋषि अपने भाई सबसे करती है, ईश्वर से भी करती है, दसों दिशाओं से भी करती है कि मेरा न्याय कौन करेगा। और अगर आप उस पढ़ेंगे वहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई छोटे होंगे जिनसे सुकन्या का सवाल ना हो, लेकिन था कि मुझे शादी दिखानी थी क्योंकि ये कहानी कही जा चुकी है पहले। तो मैंने शादी दिखाया और फिर उन दोनों को साथ भी रखना था। तो ऐसा साथ रखना बहुत मुश्किल है जहाँ की कुछ है ही नहीं, लेकिन मैंने साथ रखा और सुकन्या को अपने आत्मसम्मान के साथ रखा कि सुकन्या कहीं भी समझौता नहीं करती है। हर बार वो ऋषि से भी तर्क करती है। ऋषि जब उसे याद दिलाते हैं कि हमारा संबंध पति पत्नी का है तो वहाँ भी वो तर्क करती है। जब ऋषि कहते हैं कि तुम एक गृहिणी की तरह संग्रह करने लगी हो हमारे रसोई में, तो वहाँ भी वो तर्क करती है कि आप हैं तपस्वी हैं, आप तो हवा भी पी के जी जाएंगे, लेकिन जो आम इंसान है वो हवा पी के नहीं जिएंगे। और अगर वो रोज वन में जाएंगे फल चुनने तो वो दिन भर तो फल ही चुनेंगे, तो और काम तो करेंगे, तो थोड़ा सा तो उनको रखना ही पड़ेगा। संग्रह की प्रवृत्ति गलत नहीं है,
अगर आप गलत प्रवृत्ति से संग्रह ना करें तो ये सुकन्या बोलती है, सवाल करती है और अपने दम पे आगे बढ़ती है। बिल्कुल, ऐसी सुकन्या तो आजकल घर घर में है और वो बोलती है और सवाल करती है, इसीलिए सारे परेशान भी रहते हैं उनसे। सब बोलते हैं पौराणिक कथाओं, बताइए पौराणिक कथाओं के बारे में जब हम लिखते हैं, एक अपना दृष्टिकोण देते हैं, तो लेखक एज अ लेखक आपको क्या लगता है कि ये आसान काम है या इसमें कुछ वो जो एक्सेप्टेड है उनको हम कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ? एकदम बहुत अच्छा पूछा आपने। जब ये उपन्यास छपा तो हमारे एक परिचित ही थे, तो उन्होंने मुझसे शायद कुछ और उम्मीद की होगी और मैंने लिख कुछ और दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन करके मतलब उठा के मुझे जवाया नहीं, बल्कि कहा कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम शिवालक राय की पोती होकर ऐसा लिखोगे। तो मैंने कहा कि मैंने कहीं भी अश्लील नहीं लिखा है, अगर मैं अश्लील लिखती तो ये सवाल ठीक था। मैंने सुकन्या के अंतर्मन में, आज की स्त्री के अंतर्मन में क्या पीड़ा होगी, बस मैंने उसको लिखा है। तो तुमने वहाँ नहीं पढ़ा, देखो कितनी महान थी सुकन्या। मैंने कहा महान सुकन्या क्यों है, बहुत साधारण स्त्री हम क्यों नहीं उसे मानते हैं, जिसकी अपनी कुछ इच्छाएं थी, अपना स्वप्न था, वो राजकुमार प्रद्युतन से शादी करना चाह रही थी, उसका एक छोटा सा मिलन भी हुआ, लेकिन उसका जीवन अचानक बदल गया। तो हम क्यों महान करते हैं उसको, साधारण है वो। और अगर कहा जाता है कि पौराणिक को लिखना आसान है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आसान काम है। जो भी लिख चुके होंगे पौराणिक वो समझ रहे होंगे ये बहुत रिस्क भरा काम है, कि एक सीमा है, उसी सीमा में आपको अपनी सारी बातें कहनी है और इस तरीके से कहनी है कि कहीं आप अपनी उल्लंघन न कर जाएं अपनी सीमा से। तो ये जोखिम भरा काम है। च्यवन ऋषि ने स्वयं च्यवनप्राश का निर्माण किया, ये तो मेरे लिए भी बहुत नई बात थी जो मैंने आपसे सीखी है, और उसके सेवन से युवा हुए। लेकिन उपन्यास में, जो आपका उपन्यास है, उसमें च्यवन ऋषि के युवा होने की जो कहानी है वो शायद थोड़ी अलग है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। इस उपन्यास को लिखने का दो कारण, मतलब आसपास का माहौल के अलावा था कि जब इनका आँख फोड़ने वाली थी सुकन्या, तो उसके पहले ऋषि की तपस्या खत्म हुई थी और वो तपस्या से उठकर आँख खोल रहे थे, और सबसे पहले उन्होंने सुकन्या को आवाज़ दी। यहीं पे मैं रुकी कि तपस्या पूरी होते ही अगर सामने सुकन्या थी तो आवाज़ देने का मतलब क्या था। अगर उन्हें सहायता चाहिए होती किसी तरह की तो वो उस बात को भी बोलते जी। तो उन्होंने 2 या 3 बार सुकन्या को पुकारा, सुकन्या आई और उसे लगा कि ये चमकती हुई वस्तु जो है ये क्या है, उसे कौतूहल हुआ और उसने वो कुछ या कांटे से आँख में लगा दिया। जब वो कांटा उठा रही थी या कुछ उठा रही थी तो वो बोल सकते थे कि अरे तुम ये क्या करने जा रही हो, वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे और इसी गलती में आँख उनकी चली गई। फिर वो लास्ट में जब युवा होते हैं तो वो युवा कब होते हैं, जब अश्विनी कुमार सुकन्या की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। तो अश्विनी कुमार बहुत सारा प्रलोभन देते हैं सुकन्या को, जब ये किसी से नहीं सुनती है तो फिर कहते हैं कि मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हुआ और अब मैं तुम्हारे पति को युवा बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारा सुख उसी में है। तो च्यवन ऋषि ने जब सुना तो नदी किनारे मधुसरा नदी है वहाँ जाते हैं। तो फिर अश्विनी कुमार ने प्रस्ताव रखा कि युवा होने के बाद आप हम तीनों में से किसी को चुनिएगा। तो कोई पति ये सुन के कैसे चुप रह सकता है कि चुनाव का मतलब क्या है यहाँ पर, वो चुप रहे। फिर तीनों नदी से जब बाहर निकलते हैं तो तीनों का रंग रूप एकदम सेम है। अब सुकन्या भी चकित है कि अब तीनों में से ये है कौन, ये महाभारत में है। तो वहाँ पे दिखाया गया कि सुकन्या ने अपने बल से, पतिव्रता धर्म से च्यवन ऋषि को पहचान लिया, लेकिन मेरी सुकन्या पहचानती है लेकिन उसके बाद उसका निर्णय अलग होता है। तो ये उपन्यास में है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं क्योंकि ये लोग शायद एक दूसरे से कंपैटिबल इसलिए नहीं थे क्योंकि च्यवन ऋषि उम्र में बहुत बड़े थे सुकन्या से। तो आप हमें एक बात बताइए, हम आज तक हमने सुना है, हम बचपन से ये सीखते हैं कि सुंदरता आंदरूनिक होती है इंसान की, लेकिन जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो तब हम देखते हैं नहीं, शारीरिक जो एक आपकी सुंदरता होती है उसके भी अपने कुछ मायने होते हैं। स्पेशली जब आप शादी जैसी चीज़ों की हम बात करते हैं, उसके बारे में आप आपके क्या विचार हैं कि कितना ज़रूरी है वो? नहीं, देखिए यहाँ उनका उम्र ज़्यादा होना मुद्दा नहीं है। यहाँ पर है कि जब सुकन्या की सुंदरता देखकर वो मुग्ध हुए, उनकी आँख चली गई,
तो उन्होंने तपोबल से पता किया कि ये सुंदरी है कौन। उनको तपोबल से पता चला कि ये महाराजा शैलयादी की बेटी है। और उन्होंने उसी क्षण वो जो भ्रमण के लिए आए थे, साथ में उनके जो सैनिक थे, सबके पेट में भयंकर दर्द करा दिया। सभी लोटपोट होने लगे। तो महाराज को लगा रही अचानक ये क्या हो गया। तो वो पता किए तो किसी ने कहा कि यहाँ पे जबरदस्ती तपस्यारत थे और किसी ने शायद उनको कुछ किया है। उनका क्रोध का ये छोटा सा रूप है ये। सो जल्दी माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो कुछ भी पूरा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। तो महाराज और जो भी थे सभी गए वहाँ पर। तो महाराज ने बहुत उनसे विनय किया कि गलती हो गई, आप तो कृपा निधान है ये। उन्होंने कहा नहीं, ये गलती नहीं है। इसको अपना घमंड है सौंदर्य का, राजकुमारी होने का, सो मैं इसका मान वर्धन करूँगा और शादी करूँगा। तो यहाँ रूप नहीं है, रूप तो बहुत बाद की बात होती है और एज तो बहुत बाद की बात होती है। यहाँ पर था कि सुकन्या का मान वर्धन, ये शादी होती है जबरदस्ती के साथ रहकर। जी हाँ, हम शायद यही देखते हैं कि जब हम अगर हमारा मन का नहीं होता है, स्पेशली जब हम एज वुमेन, अगर मैं बात करती हूँ, हमारे मन का नहीं होता है या हम अपने ससुराल में या कहीं पर खुश नहीं होते हैं, तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि औरतें बहुत डिप्रेस हो जाती हैं और वो बस एक कोलू की तरह चलती जाती हैं, घिसती जाती हैं। पर कितना ज़रूरी है अपने लिए एक दिशा निर्धारित करना, ताकि जिसको हम बोलते हैं आजकल के टाइम में मी टाइम, कि मैं अपने लिए कुछ अपने लिए कुछ कर सकूं जो मुझे खुशी दे। तो वो आपको क्या लगता है, वो कितना ज़रूरी है उस तरह का समय निकालना अपने लिए? ये तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। जब सुकन्या वन में जाती है तो अपने खाने के लिए, जिसको वन्यमाहारम कहते हैं, फल चुनने जाती है और अकेली है, उदास है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो एक दिन वो 2 तोते को देखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सोचती है और पहली बार वो मुस्कुराती है। तो उसे याद आया कि कितने दिन के बाद उसे उसके अधर पर मुस्कुराहट आई है। तो उसे लगा कि ये फूल, ये पक्षी, ये बादल, ये हवा, सब कुछ उसके राजभवन में भी था, लेकिन वहाँ पे इसका मनोरंजन का साधन था और ये अब इनके जीने की शक्ति है। ये फूल रोज खिलता है, मुरझाता है लेकिन फिर खिलता है, ये फिर रोज खिलती है, उसी तरह से। राजमहल में तो हमने एक बहुत ही प्यारे कैरेक्टर के बारे में भी आपने लिखा है, जो उनकी सहेली है उर्मी। तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए कि उनके दोनों का संबंध कैसा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है किताब में, वो इतनी खुश होती थी सुकन्या को देख के उनके लिए। तो क्योंकि आपने इतना महत्व दिया है, ये उठ के आता है एक कैरेक्टर, तो ज़रूर इसमें आपने कुछ सोच के इनके बारे में लिखा है, तो आप बताइए। हम जो भी कहना चाहते हैं केवल एक पात्र के माध्यम से नहीं कह पाते। बिल्कुल। तो उर्वी जो है, उर्वी का अर्थ होता है मिट्टी, और इनकी खास सहेली है और रोज श्रृंगार करती है सुकन्या का मणिमाणिक्य से। और सुकन्या कितना भी मना करे, वो जिद करके तरह तरह का श्रृंगार करती है, खुश है उसके साथ और राजकुमार प्रद्योतन से उसे मिलवाती भी है। लेकिन फिर शादी हो जाती है और उर्वी कुछ नहीं कर पाती है। फिर सुकन्या मतलब उपन्यास से बहुत आगे जाके एक बार उर्वी से मिलती है। हमेशा खुश रहती थी, बहुत रंगीन सपने देखा करती थी जीवन के लिए और राजकुमार से ही प्रेम करती थी, सुकन्या के भाई से। लेकिन राजकुमार को लगा कि नहीं, मैं ये तो मेरी दासी है या जो भी प्रसादिका है मेरी बहन की, तो ये मेरे योग्य नहीं है। तो उसे जब ये पता चलता है तो वो मतलब शादी नहीं करने का सोचती है, जैसा कि आज की स्त्रियाँ अकेला रहना सीख रही हैं या अपना स्वतंत्र जीवन चुन रही हैं। तो उर्वी को वही मैंने दिखाने की कोशिश की है। जी, हमने देखा है उपन्यास में आपने आयुर्वेद को काफ़ी दर्शाया है, तो आयुर्वेद के प्रति आपका कुछ निजी झुकाव है जिसकी वजह से आपने उसको हाईलाइट किया है? हाँ, मेरा निजी झुकाव है और मैं देखा करती थी गांव में कि किसी को जॉन्डिस हुआ तो कोई आए और कोई जड़ी दे दी और कुछ दिन का परहेज बताया और जॉन्डिस ठीक हो गया। तो मुझे लगता था कि ऐसा इसमें क्या है जो कि बिना किसी डॉक्टर किसी चीज़ के आदमी ठीक हो गया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने भाव प्रकाश और बहुत सारी आयुर्वेदिक किताबें पढ़ी और एक किताब मैंने खुद लिखा जो मुझे अनुभव हुआ और मैंने ऐसा उत्तर भी बनाया जो कि सावनी रंग को पूरा करता था। और संयोग ऐसा खराब निकला उसका कि मैंने ऐसे लड़के को उपटन दी जो मेरे छोटे भाई की तरह था और वो कॉलेज में पढ़ा था, मेरी तो शादी हो गई थी। तो मैंने उपटन दिया और कुछ 1 आध साल के बाद उसने, जब मैं वापस गई वहाँ, तो मुझे कहा कि दीदी
सो ये उपटन मैंने फलाने लड़की को दे दी और उसकी शादी तय हो गई, उसका रंग साफ हो गया ना, तो शादी में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो मेरी मतलब इसकी पसंद की लड़की थी। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि ये ऐसा ही गप मार। रेसिपी बुक अब हमें नेक्स्ट चाहिए, सबको ही चाहिए यहाँ पे। अच्छा सिनेवाली जी, एक बात बताइए, जैसे जब भी हम कुछ लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी लिखती हूँ, आप, तो मुझे ये लगता है कि जो एक किताब या उपन्यास है वो लेखक की कल्पना से बुना होता है पूरा। और कल्पना कहाँ से आती है? वो हमारे अनुभवों से आती है या फिर उसमें हमारे विचारों की झलक होती है। इसी में हम आपके व्यक्तित्व की कुछ झलक देखते हैं। देखिए, जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, और अगर उपन्यास है तो कई सारे पात्र हैं। जैसे सुकन्या से जुड़े हैं मुझे करीब सिर्फ हाँ, मुझे सुकन्या के बारे में लिखना है 1 साल लग गया सिर्फ हाँ सुनने के लिए, लेकिन उसके साथ कई सारे पात्र आए, तो सबके साथ मुझे जुड़ना था। और मैंने कोशिश की है कि मतलब लगे कि सभी जीवंत हैं उपन्यास में इस तरह का, तो किसी एक पात्र में तो खुद को रख के देखना मुश्किल है, तो कहीं कहीं मैं हो सकती हूँ। तो बताइए हमें, अब कहाँ पर हम आपको देख सकते हैं? आपके व्यक्तित्व का कुछ थोड़ा सा कहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक जगह हम देखते हैं कि सुकन्या बहुत हेल्पलेस फील भी करती है जब उसकी शादी हो रही है, क्योंकि कोई, जैसे बताया, वो सामने नहीं आता है। तो एक सुकन्या वो भी है, फिर एक सुकन्या वो भी है जो अपने सारे जो भी संघर्ष हैं उसको, रोजमर्रा के संघर्ष हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहती है जिसको वो नहीं पसंद करती, शायद प्यार भी नहीं करती, वो उसमें भी जी रही है। एक हम उसको भी देखते हैं, उसकी दृढ़ता दिखाता है वो, कि अगर उसका धर्म पालन लेखन से लेकर उसके प्रकाशित होने के जो समय में वो आपके लिए सुगम रहा या संघर्षमय रहा? सबसे पहले तो जो मैं कह चुकी हूँ कि मुझे प्लॉट चुनना था कुछ नया सा, तो वो मिल गया। फिर हुआ कि इसके बारे में कैसे लिखा जाए और भाषा क्या रखी जाए। जिस भाषा में मैं लिख रही थी, जैसे ग्रामीण के साथ शहरी कहानियाँ भी मैंने लिखी हैं, तो उस भाषा में मैं लिख सकती थी, जो कि ज़्यादा आसान था मेरे लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी निराग की शक्ति पूजा लोग पढ़ते हैं, नाट्य मंचन होता है, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र लोग पढ़ते हैं और बहुत रस लेके पढ़ते हैं, तो एक प्रयास किया जाए कि इसकी भाषा कुछ पर जीवंत हो, इसके अनुरूप जो पात्र हैं, वातावरण है, उसके अनुरूप मैं भाषा दे पाऊँ। तो भाषा से जुड़ने में बहुत ज़्यादा समय इसलिए मुझे नहीं लगा कि मेरे दादाजी थे नहीं वाल्मीकि रामायण का, जैसा मैंने बताया, तो एक माहौल मेरे पास कालिदास का रहता था, वाल्मीकि का रहता था, सूर का रहता था, तो ये नहीं लगा कि कुछ बहुत ज़्यादा, हाँ, शब्द जो इसमें आए हैं उन शब्दों को वाक्य के साथ सेट करना, कि आपके पास गहना है। फिर मुझे था कि उस समय का गहना मुझे चाहिए, अभी का नहीं चाहिए। उस समय का पेड़ चाहिए, पौधे का फूल का नाम चाहिए, घर वैसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये भी तय था कि मैं गूगल से नहीं करूँगी कि वहाँ से जानकारी ली और लिख दिया। तो स्वाभाविक था कि मुझे बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ा। फिर उपन्यास जब कहानी लिख रही थी, तो एक कहानी आई थी रमाकांत होशियार, उसके बाद बहुत सारे मित्र कहने लगे कि तुम उपन्यास लिखो, और सच पूछिए तो मुझे ये नहीं पता था कि उपन्यास कैसे लिखेंगे। तो जब ये प्लॉट आया तो मुझे लगा ये उपन्यास होना चाहिए, लेकिन लिख पाऊँगी या नहीं 1 साल लगा। हाँ, जब मन ने हाँ कह दिया तो मुझे लगता है समस्या का बहुत हद तक समाधान था। और उसके बाद इतनी बार कहानी पर काम करना कि मतलब मैंने देखा कि ये मेरी सीमा है फिलहाल, आगे का मैं नहीं कह सकती। और फिर लिखते हुए कौन सा सीन आप लिख रहे हैं, तो सुकन्या की जब शादी हो रही होती है तो बार बार मैं अपनी बेटी को जाके उठा देती थी नींद से, मुझे लग रहा था किसी को कोई उठा के जा रहा है। या जब मैं राजभवन में थी तो वहाँ मेरे घर का खाना भी वैसा ही हो गया। जब सुकन्या जंगल गई तो खाने पे भी असर आ गया। तो मुझे नहीं पता चला, तो मेरी बेटी ने कहा कि लगता है सुकन्या जंगल गई क्या? मैंने कहा हाँ। तो मुझे पता लगा कि जंगल तो ये सब क्यों झेल रहे हैं। मतलब आप उस रंग में रखते जाते हैं। फिर हुआ कि जगन ऋषि जब आए तो जगन ऋषि की शादी हो चुकी है शुरू में था। और मैं बताऊं कि
पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बीपी हाई हुआ और मैं समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर कई रात तक मैं सोती नहीं थी, तो ये भी नहीं समझ में आता था कि मैं सोती क्यों नहीं हूँ। तो बाद में जब मेरे पिता से डिस्कस किया तो कहा कि दिनकर जी जब लिखा करते थे ना, तो उर्वशी लिखने में वो कभी कभी बेहोश हो जाया करते थे। तो हर लेखक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हाँ, परेशानी उस स्तर पर जाने के लिए मतलब आप नहीं रहते हैं, आप उसी पात्र जैसे हो जाते हैं। अगर उर्वी है, उर्वी जिस विरह से व्यभराज वाटिका के बारे में सुकन्या को बताती है, बाद में जब सुकन्या जंगल में है तो उस दर्द को महसूस करिए कि उर्वी कहती है कि पता है कि लताओं को भी पता है कि तुम नहीं आओगे अब कभी, लेकिन वो तुमको पेड़ पे चढ़ के देखते हैं कि शायद सुकन्या आ जाए। तो ये कहती है जब वो विदा होती है कि उर्वी तुम इन सबको समझाना और कहना कि सुकन्या आएगी इस व्यभराज वाटिका में, लेकिन ये सच कभी मत कहना कि सुकन्या अब वो सुकन्या बन के नहीं आती है, क्योंकि स्त्री जब विदा होती है तो उसका कुछ दान कर देती है मायके में ही, वो अकेली विदा होती है। तो वो करुण दृश्य लिखना, या उनकी महारानी जो वसुमती हैं वो जब रो के विदा करती हैं कि तुम जब जा रही हो तो मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे सुकन्या, तो उस दर्द को महसूस करके 3 साल तक रहना कि मैं रुक गई एक जगह पे, और पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ भी बंद हो गई और विशेषांकों से मैं गायब हो गई। तो धीरे धीरे लोग कहने लगे कि अब सिनेवाली गई, और लेकिन इस बीच अच्छा हुआ कि गुलाबी नदी की मछलियाँ कहानी संग्रह आ गया, जो कि अभी तक भी पाठक पढ़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप एक जगह डूबते हैं तो ऐसे डूबते हैं कि निकलने के बाद भी नहीं निकल पाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें जैसे आपने अभी बात करी कि वो जो उनकी माँ का जो उनको लग रहा था और वो उनको भेज रही थी और वो अकेली जा रही थी जंगल में, इसके बारे में भी आई थिंक हम सब लोग अग्री करेंगे कि एक औरत के अंदर वो पावर होती है कि हम उनको कहीं पर भी कितने भी उसमें छोड़ दें, संघर्षों के साथ छोड़ दें, वो मतलब आग की लपट, आप सही कह रहे हो, थोड़ी सी चिंगारी होती है, लेकिन वो जब लपट बन जाती है तो वो रोशन भी करती है और वो जला भी सकती है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी आग की लपट बनना चाहते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि हम खुद को आग में झोंक के लेकिन हम रोशनी ही दे रहे होते हैं। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल बात है और के बारे में, जिसको आपने अपनी हेती की बुक में बहुत बखूबी बताया भी है, और अगर हम बीच बीच में पढ़ेंगे तो हमें समझ भी आएगा। उसके बारे में आप बताइए कि मतलब वो जो हमारे अंदर की पावर है, ये वो आपने कहाँ से उसकी आपको इंस्पिरेशन मिली कि हम क्या आप अपने निजी जीवन से उसको लेके आती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा संघर्ष तो देखिए हमें आई थिंक यहाँ पर बैठे हुए रूम में बैठे हुए सब लोग कहीं ना कहीं वो संघर्ष करते होंगे। तो वो आपके निजी उससे आता है कि आपने जो इतनी पावर दी है सुकन्या को, वो आपने कैसे उसमें डाला? देखिए, निजी जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष मैं कहूँ तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ स्त्री पहले से शिक्षित थी और जॉब में थी सभी, और पालन पोषण भी बहुत अच्छा हुआ मेरा, ससुराल में भी बहुत अच्छा रहा। सवाल करने हैं तो प्लीज़ अपने अपने सवाल रखिए। पौराणिक कथाओं में, मैं तो पौराणिक नहीं कहूँगी, अभी मैंने पढ़ाई की ऐतिहासिक इतिहास ही कथाओं, ये तो हमारे कुछ दृष्टाओं ने नाम दे दिया पौराणिक बोल के, माइथोलॉजी बोल के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जब सुकन्या के चरित्र को चुना तो कोई विशेष कारण रहा? सुकन्या, महाभारत तो भरी पड़ी है चरित्रों से, तो सुकन्या को चुनने का क्या विशेष कारण रहा? ये मेरा पात्र खोज रही थी कि जो इस पर काम न हुआ हो, मतलब ज़्यादा बहुत। और सुकन्या को जब मैंने देखा, शोध किया, जितना मैं कर पाई, तो सुकन्या हर जगह वही अबला बेचारी, पतिव्रता, बहुत संतोषी महिला थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सुकन्या नहीं हो सकती, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं ऐसी नहीं होती। तो मुझे इसलिए प्रेरित किया। थैंक यू। प्रश्न तो बहुत है, पर आपका इस विषय को चुनना भी मुझे भी प्रेरित कर रहा है कि हम कुछ हटके सोचें और नए, मतलब अपने इतिहास को नए ढंग से अगर हम व्याख्या कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा युवा वर्ग भी प्रेरित होगा इसमें। तो ये आपका प्रयास सराहनीय है। थैंक यू। धन्यवाद। शुक्रिया। कोई और? आपने तो कविता सुनी लम्हे अखबार,
तो कलम में तो ताकत है ही, और हम जब एक एक शब्द के दीप जलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो असर करता है। हमारा कुछ भी लिखा बेकार या कुछ भी किया बेकार नहीं जाता, सिर्फ लेखन नहीं, हम जो भी प्रयास इसके अलावा भी करते हैं। तो धीरे धीरे ही सही मैं मानती हूँ कि एक सकारात्मक संदेश जाता है और हम संघर्ष करने की ताकत अर्जित करते हैं। और अभी लड़कियां जो इतने आगे महिलाएं आ रही हैं, तो किसी ने तो वो दीप जलाया, वो रास्ता बनाया, एक एक कदम बढ़ाया, तब हम सब आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी जी। पूछना चाहता है? तो बहुत पावर है उसमें। और जब हम कोई काल्पनिक चीज़ पे लिखते हैं या काल्पनिक कैरेक्टर्स रखते हैं तो उस चीज़ को दर्शाना एक इजी हो जाता है। बट जो आपने किया, सुकन्या लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज है, उस इमेज को जो आप चेंज करते हो तो कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि एक जो लोगों के समाज में रहता है कि हम कैसे देख सकते हैं सुकन्या को इतना पावरफुल या आगे बढ़ते हुए, तो ये मेरा मुश्किल तो था कि कैसे सबसे पहले जो एक इमेज है सुकन्या की बनी हुई, तो वो उसके उलट मुझे जाना था। और ऐसे नहीं कि कोई रिएक्शन में लिख देना है, क्योंकि लेखन रिएक्शन नहीं होता है कि आपके अंदर किसी बात का गुस्सा है, आपने किसी बात के माध्यम से उसे दिखा दिया। आपका रिएक्शन, आपका निजी जीवन अलग है, लेखन हमारा अलग होता है। और मुझे सुकन्या को स्त्री पुरुष से अलग हटकर एक मानव का रूप दिलाना था, तो स्त्री से भी और पुरुष से भी आगे जाके हम मानव हैं, और हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए वो हम सुकन्या के अंदर रहे। क्योंकि अगर सुकन्या एक सामान्य सी लड़की होकर रह जाती तो फिर वो सुकन्या मतलब नहीं होती। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि हाँ, इस कोशिश में था कि आपको उतनी सारी कल्पना करनी है, क्योंकि कहानी तो सबको जो है पता ही है। तो उस कल्पना में एक एक तिनका जोड़ना, एक एक काम करना, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। और रात के करीब 3 बजे तक जगे हुए हैं। अगर धुन आ गया कि आज लिखना है तो करीब 4-5 घंटे तक लिख गए, और पता चला कि किचन में आटा ख़त्म है और आप उठ के जा रहे हैं तो आपके किचन में खाने का सामान नहीं है। आपके हस्बैंड अगर रात में 12 बजे घर आ रहे हैं ऑफिस से, पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि देर से वेट चल रहा है, और आपका मन है कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, पता चला रही कॉफ़ी भी ख़त्म है। तो मतलब एक औरत का एक लड़ाई लेखक से शुरू हो जाती है कि तुम कैसी औरत हो कि अपना घर भी नहीं संभाल। तो लिखने के बाद एक खुशी होती है, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है कि अरे ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, क्या किया मैंने। तो सुकन्या को सशक्त बनाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ा। 3-4 सालों में बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ भी मैंने दी, बहुत सारा दुख भी देखा। बड़े भाई का चले जाना, जो मुझसे 2-3-4 साल बड़े थे, कोरोना में चले गए। फिर पिता से मैं बहुत करीब हूँ, बहुत ही ज़्यादा उनका कष्ट देखती थी। उसके बाद फिर मैं आंसू पोंछ के लिखने बैठ जाती थी। फिर निजी जीवन में अचानक किसी दूसरे की वजह से बहुत बड़ी परेशानियाँ आई। उसी टाइम मैंने चरण ऋषि का जीवन लिखा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस तनाव में मैंने उसको लिखती हूँ। तो लेखक का एक अलग संघर्ष होता है, और अपनी शक्ति अर्जित कर लेता है। अगर आप अंदर से बेचैन हैं तो बेचैनी तो रास्ता बना देती है। सबसे पहले तो जैसा आपने जो भी बताया, मतलब एक सुकन्या जो हमारे माइंड में बहुत ब्लर हो चुकी थी, बिकॉज अभी करंटली हम लोग अपने काम में जितना बिजी हैं। सो आपका ऑल्दो अपना उपन्यास ना कुछ कोई कैरेक्टर प्लेयर नहीं था बिफोर मीटिंग यू, बट अभी ऐसा लगता है कि हमने पूरी बुक पढ़ ली। मतलब यू ब्रीफ्ड अस सो नाइसली, ऐसा लग रहा है कि एक एक पेज, एक एक कैरेक्टर से हम गो थ्रू हैं। तो थैंक्स टू यू फॉर दैट। एंड सेकेंडली माई क्वेश्चन वॉज लाइक एज अ राइटर, जैसे आप कुछ लिखते हैं तो वो लोगों के पास जाने से पहले वो हमारे साथ, हमें लगता है कि हम इस चीज़ के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, वेदर वी आर गिविंग अ मीन्स नाइस मैसेज और करेक्ट की तो खैर कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सब कुछ सबके साथ अलग अलग है, कुछ आपको ठीक लगा, कुछ मुझे ठीक लगा। सो कितना हमें खुद से लड़ना पड़ता है बिफोर गिविंग अ मैसेज टू अदर पीपल। मतलब जब हम कुछ लिख रहे हैं तो वो मुझे लगता है पहले अंदर से हमें क्लियर होना चाहिए कि आर वी राइटिंग राइट, आर वी गिविंग सच अ करेक्ट मैसेज। तो वो खुद से जो एक लड़ाई होती है वो किस हद तक हमें कहाँ तक ले जाती है, और उससे हम कैसे जीत पाते हैं। कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं, और यही बेचैनी उसे रास्ता देती है लेखक को। और जब हम पात्र गढ़ रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी पात्र, चाहे मेरी कहानियों का पात्र हो
या अभी तो खैर पहला उपन्यास इसलिए उपन्यासों में बोल सकते हैं, तो उपन्यास का पात्र हो या व्यंग का पात्र हो, तो कोशिश होती है कि वो पूरे समाज की बात कह सके, वो सिर्फ निजी जीवन को लेके ना कहे कि मेरे जीवन में ये हुआ है, तो नहीं, सबकी बात अगर हम कहते हैं तो साहित्य वही है कि हम सबका दुख सुन रहे हैं। अगर मेरे हंस अकेला रोया कहानी में जो विपिन पात्र है वो खेत में बैठ के रो रहा है और सोच रहा है कि अगर मैंने भोज में अपने पिताजी के भोज में ये 3-4 लाख खर्च नहीं किया होता तो शायद मेरे बच्चे को आज स्कूल का फीस देने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन सामाजिक दबाव था। तो वहीं पे वो ये भी सोचता है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम जी ने श्राद्ध किया जो दशरथ जी का, तो उन्होंने सिर्फ फल से किया, सूखे फल से किया था। तो श्राद्ध तो श्रद्धा की चीज़ है, तो इतना खर्च हम क्यों? लेकिन वो पात्र भाषण नहीं देता, चुपचाप सोचता है। तो एक बड़े वर्ग को मैसेज आता है कि नहीं, हम बहुत कम खर्च में भी अपना काम कर सकते हैं। या किसान टेंडरी जो ढेर सारी कहानियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी किसानों का दर्द उसमें आए कि किस तरह से कोई पिता अपनी बेटी को 20,000 रुपये के लिए, मैंने घटना देखी थी कि नहर आई थी बेटी और पिता ने घर में बेटे से तनाव हुआ और बेटी को हाथ खींच कर घर से निकाल दिया, दुख में, गुस्से में नहीं, कि मैंने 20,000 जो तुम्हें दिया था तुम नहीं लौटा। और उस पर ही उस बार कहानी लिखी थी। कुछ चुपचाप जाके नदी किनारे बैठती है कि अब नाव आएगा तो मैं चली जाऊँगी ससुराल अपना। तो वो दर्द जो पिता का दर्द आता है उसमें, या उस लड़की का दर्द आता है जिसका मायका छूट रहा है सिर्फ 20,000 के लिए, तो सबका दर्द बने। मैंने ये कोशिश की, मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा दर्द उभरे कि सबका दर्द तो एक होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दर्द तो वही है, किसी की आँख भरती है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। बहुत अच्छा। जब आप लिख रहे थे तो आपको गिल्ट होता था कि घर में ये चीज़ नहीं है, तो वो आपका अपना पर्सनल वाला एक कि मैं लिखने में व्यस्त हूँ और मैं घर को नहीं देख पा रही हूँ। सिमिलरली आपने जो पुराना एक पात्र उठाया सुकन्या, तो उसमें भी आपको लिखते टाइम ये कभी कभी महसूस होता होगा कि मैंने इसका कैरेक्टर चेंज कर दिया, कि अब ये बोलने वाली सुकन्या है, लड़ने वाली सुकन्या है, तो लोग क्या कहेंगे कि इसको बदल दिया। तो वो जो लोग क्या कहेंगे वो हमारी लाइफ में कई बार आता है, हम कुछ करना चाहते हैं पर ये सोच हमें रोक लेती है, लोग क्या कहेंगे। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? नहीं, मैंने तो ये सोचकर नहीं लिखा था कि लोग सोचें कि इसने लिखा क्या है, सुकन्या कैसी सुकन्या है, इसका दर्द क्या है, और ये कितना इसने झेला होगा और उस समय झेला होगा। अगर शायद मैं 5% भी उस दर्द को लिख पाई हूँ तो मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानूंगी कि मैं जता पाई उस दर्द को। तो ये द्वंद नहीं था मेरे साथ, क्योंकि मुझे वही लिखना था, उसी लड़की का लिखना था जो भी कहानी थी। और निजी जीवन में लोग क्या कहेंगे, अगर हम सही होते हैं, लेकिन हम सही हों तो, क्योंकि हम हर गलत को ये कह के नहीं छुपा सकते कि हम तो सही थे, लोग कहते हैं तो कहने थे। हम अगर सही हैं तो फिर धीरे धीरे लोग भी आपके साथ हो जाते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। सर प्लीज आप इधर आइए। नहीं सर, आप उनसे ज्यादा आप इंस्पायर करेंगे, क्योंकि 90% तो लेडीज हैं, वो सब जाके लड़ेंगी घर में कि देखो उनके हस्बैंड उनको कितना अच्छा इंस्पायर करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो। आइए सर प्लीज। सर हमें ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब ये लिखती थी और घर में कॉफी नहीं होती थी और चाय नहीं होती और आज आपको कैसा लग रहा है? मेरा अपना लिखना पढ़ना, मेरा भी अपना लिखना पढ़ना कुछ शौक था, पत्रकार हूँ तो, या फिर और भी कुछ कहीं घूमना या सब था। बल्कि उल्टा मुझे समझाते थे जब मैं सोचती थी। और कई बार ये होता था कि बहुत कुछ काम और नहीं हो रहा है, इस पे क्या छोड़ दिए क्या इस पे, तो नहीं इसको भी कुछ काम करना है, जैसे प्रूफ पढ़ना है तो लगातार 4-4, 5-5 घंटे, तो इसमें आपको कुछ आया जैसे कि जब मैं कहती थी कि मैं घर नहीं संभाल पा रही, तो मुझे कहते कुछ दिनों की बात है ना, घर तो जिंदगी भर संभलता ही रहता है, ये तो चलता रहेगा, कोई ज़्यादा हो तो आप स्विगी कर लीजिए, स्विगी से सामान मंगा के खा लीजिए, फिर अपना काम करती रहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा संभव है हर तरह से। हमेशा बच्चों का काफ़ी कोऑपरेट, हाँ बच्चों का भी छोटे ही दोनों हैं, हाँ लेकिन काफ़ी कोऑपरेट। वो छोटी वाली उस टाइम मुझे लगता है 6 या 7 साल की थी, तो
बहुत बार नहीं समझती थी तो अचानक मेरे पीठ पे आके कूद जाती थी। तो अब कोई सीन लिखना है, अब कोई कूद जाए तो मैं उसको गुस्सा में छोटा राक्षस कहती थी, तो अपना नाम उसने छोटा राक्षस रख दिया। लेकिन हाँ, इसको पता है कि अगर मम्मी अंदर रूम में है, पढ़ रही है, रूम बंद है, तो हल्ला नहीं करना है, अंदर बीच में जाना है अंदर, नहीं तो मम्मी का मूड गर्म हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे ही सिर्फ औरत का ही हाथ नहीं होता, सक्सेसफुल औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। और मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि जब मेरी शादी की उम्र हुई तो जो आमतौर पर अरेंजमेंट में लड़का खोजा जाने लगा, तो मेरी शादी कहीं और हो रही थी। तो मेरे फुफेरे भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मानो, उसको उनके साथ पढ़ते थे, भैया के साथ ही, सो उनसे शादी कर दीजिए। सो लड़का जैसा इसका स्वभाव है वैसा ही उसका स्वभाव है। तो पापा बोले कि इस टाइम वो जॉब में नहीं थे, तो बोले थोड़ा रिस्क है, तो पापा बोले नहीं, अगर स्वभाव मिलता है तो ये रिस्क भी ठीक है। तो शादी हुई, इनका जॉब भी लगा, और तब से मतलब जितना ज़्यादा ये कर सकते हैं, तो अब इससे ज़्यादा नहीं संभव है। का मूड कोई हस्बैंड झेल ले, ये बड़ी बात है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, जैसे सर ने कहा कि बच्चों ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, तो सर कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि हम जो करते हैं बच्चे वो नहीं सीखते, जो हम सिखाते हैं बच्चे वो नहीं सीखते, जो हम करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स गोस टू सर आल्सो। तो क्या सांवले रंग में आपको सौंदर्य? नहीं, ये इस सवाल का जवाब आपको जब जबरदस्ती अपनी पहली पत्नी आरुचि से प्रेम कर रहे होते तो उसमें आपको मिल जाएगा इस सवाल का जवाब पक्का। ठीक है, कोई प्रयास करके। ग्लो पैक था, ग्लो पैक वो बन गया कुछ ज्यादा ही पावरफुल, मतलब मेरे अनुमान से ज्यादा। भाव प्रवणता की पराकाष्ठा है परकाया प्रवेश, जो आपने कहा कि परकाया प्रवेश करना पड़ेगा। परकाया प्रवेश अर्थात दूसरों के भावों को समझना, संवेदनशीलता की वो सीमा जो हमें आपकी बातों में आपसे चर्चा करते हुए महसूस हुई, उस सीमा पे पहुंचा हुआ व्यक्ति ही सच्चा साहित्यकार हो सकता है। लाइक सिनीवाली जी। प्रभा खेतान फाउंडेशन और अपने सहयोगियों की ओर से मैं आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। हमारी अतिथि सिनीवाली शर्मा जी और उनसे रोचक बातचीत कर हमारी इस शाम को यादगार और हास्यपूर्ण बना देने वाली निधि जिंदल गुप्ता जी का विशेष आभार। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और सहयोगी वुमेन फाउंडेशन और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के आभारी हैं। अब मैं श्रीमती श्वेता अग्रवाल और श्रीमती प्रिया वशिष्ठ जी से जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे आएँ और हमारी अतिथि साहित्यकारा श्रीमती सिनीवाली शर्मा और निधि जी को सम्मानित करें। वसुधैव कुटुम्बकम् As far as I can see, as far as time extends, no soul was ever born outside this home. No heart has ever beat outside this song. When will we ever see that we must only be to feel the